नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, सपना आईटी ज्ञान केंद्र में आपका स्वागत है। यहाँ पर हम असेसमेंट फर्स्ट जो है उसे पढ़ेंगे आज। देखिए, नेक्स्ट जो महीना है आपका सितंबर 2022, इस महीने में आपका RSCIT का एग्ज़ाम है। क्या है? इस महीने में आपका RSCIT का एग्ज़ाम है, जो आपको पता है कि सितंबर 2022 के लास्ट वीक में आपका एग्ज़ाम होगा। और दूसरी बात ये कि जो आपका एग्ज़ाम है वो लास्ट वीक में, सभी को पता है कि संडे को एग्ज़ाम होता है। अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो देख सकते हो आप लोग, ये हमारा कैलेंडर है, ये रहा। और जो अगले महीने का एग्ज़ाम होगा तो मैं नेक्स्ट महीना इसमें ले लेता हूँ। तो नेक्स्ट महीना जो है हमारा सितंबर का होगा। और सितंबर के महीने में अगर अपन संडे, लास्ट वीक में अगर हम संडे देखें तो लास्ट जो है सितंबर का महीना 30 दिन का है, और लास्ट वीक जो संडे है वो 25 तारीख का है। इसका मतलब ये कन्फर्म है कि आपका जो RSCIT का एग्ज़ाम है, वो कब होगा? वो आपका 25 सितंबर 2022 में होगा। ये कन्फर्म है। अब बात आती है कि इस एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करें, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। इस एग्ज़ाम की तैयारी के लिए आपको फ़िलहाल मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं वो आपको करने पड़ेंगे, तब जाकर आप RSCIT के एग्ज़ाम को क्रैक कर पाओगे। बहुत से बच्चे ऐसे भी होते हैं जो फर्स्ट अटैम्प्ट में RSCIT के एग्ज़ाम को क्लियर कर जाते हैं, लेकिन बहुत से बच्चे ऐसे भी होते हैं जो फर्स्ट अटैम्प्ट में RSCIT का एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाते हैं। तो आज मैं उन लोगों के लिए बात करना चाहता हूं जो कि RSCIT का एग्ज़ाम फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर नहीं कर पाते। ये वीडियो उनके लिए भी इम्पोर्टेंट रहेगा जो कि पहली बार एग्ज़ाम देंगे। ऐसा नहीं है कि उनके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है। और जो व्यक्ति खुद से अपना असाइनमेंट करता है, RSCIT सेंटर वाले जो होते हैं वो दो तरीके से आपसे असेसमेंट करवाते हैं। आपके सभी के जो भी RSCIT कर रहा होता है उन सभी के असेसमेंट होते हैं। और ये असेसमेंट आपको पता है कि 15 असेसमेंट होते हैं टोटल, यानी कि 1 से लेकर 15 असेसमेंट आपको करने होते हैं। प्रत्येक असेसमेंट जो है आपका, हर एक असेसमेंट जो है वो आपका 2 अंक का होता है, 2 मार्क्स का होता है। और आपको सभी को पता है कि RSCIT का जो एग्ज़ाम होता है, उस एग्ज़ाम में आपको जो एग्ज़ाम होता है वो आपका 70 मार्क्स का होता है। और आपका जो इंटरनल असेसमेंट जो होता है, इंटरनल असेसमेंट, वो आपका 13 मार्क्स का होता है, 30 मार्क्स का। इसमें से आपको पास होने के लिए 40% की आवश्यकता पड़ती है, यानी कि 28 मार्क्स आपको चाहिए। और इसमें आपको पास होने के लिए आपको 12 अंक चाहिए, 12 मार्क्स चाहिए, तब जाकर आप पास हो पाओगे। अब मैं बात करूँगा सिर्फ इंटरनल असेसमेंट की। तो यहाँ पर इंटरनल असेसमेंट में आपको सिर्फ 12 मार्क्स चाहिए, लेकिन मैं कोशिश कराऊँगा कि आप लोग जो है वो 30 मार्क्स पूरे लेकर आएँ। जो मैं आपको पढ़ाऊँगा, जो असेसमेंट आपको मैं सिखाऊँगा, वो दोनों चीज़ों के लिए आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे। एग्ज़ाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा, क्योंकि जो क्वेश्चंस मैं आपको कराने के लिए जाऊँगा वो क्वेश्चन एज इट इज़ एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। एग्ज़ाम के लिए भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। दूसरा, असेसमेंट अगर आप करते हो तो आपके असेसमेंट के लिए भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो ये चीज़ें हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हम असेसमेंट फर्स्ट जो है, पहला जो असेसमेंट है आज वो देखेंगे। और फर्स्ट असेसमेंट में आपसे 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 10 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। वो 10 क्वेश्चन कौन कौन से पूछे जाते हैं? टोटल इसमें जो पूछे जाते हैं वो 11 क्वेश्चन होते हैं। उन 11 क्वेश्चनों में से 10 क्वेश्चन आपसे असेसमेंट में पूछे जाते हैं, जो क्वेश्चन मैं आज आपको कराऊंगा। ध्यान रहे, ये जो क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ वे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है। और जो कि आपका एग्ज़ाम जो है वो 25 सितंबर 2022 को होना संभावित है। 2022 को होगा, इसलिए मैं आपको सलाह देता हूं कि आप मेरी वीडियो जो है, मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आ रहा हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। आप यहां से 2 फ़ायदे उठा पाएंगे। एक, आप एग्ज़ाम को पास कर पाओगे, क्योंकि मैं लगभग आपको 200 क्वेश्चन यहाँ पर कराने वाला हूँ। कितने क्वेश्चन? 200 क्वेश्चन, जो कि 200 के 200 क्वेश्चन आपके असेसमेंट में पूछे जाते हैं। और ये 200 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आज मैं आपको ये 200 क्वेश्चन यहाँ पर कराऊँगा। तो हम देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन। ठीक है, तो पहला जो हमारा क्वेश्चन है असेसमेंट फर्स्ट का, वो है पहली जनरेशन
पीढ़ी के कंप्यूटर का मुख्य कंपोनेंट्स क्या था। मुख्य कंपोनेंट, देखो कोई भी चीज़ क्यों ना हो, हर चीज़ का एक मुख्य भाग होता है, हर चीज़ का एक मुख्य भाग होता है। इसी प्रकार से कंप्यूटर का जो मुख्य भाग होता है वो होता है सीपीयू, प्रोसेसर। कंप्यूटर का जो मुख्य भाग होता है वो होता है आपका प्रोसेसर, यानी कि सीपीयू, जिसे हम सीपीयू कहते हैं, माइक्रो प्रोसेसर कहते हैं, ठीक है। वो कंप्यूटर का मुख्य भाग होता है। वर्तमान समय में इसे प्रोसेसर के नाम से जानते हैं, लेकिन बहुत समय जब कंप्यूटर स्टार्ट हुआ था तो फर्स्ट पीढ़ी का कंप्यूटर था। इसी प्रकार से आपका सेकंड पीढ़ी का कंप्यूटर आया, इसी प्रकार से आपका थर्ड पीढ़ी का कंप्यूटर आया, इसी प्रकार से आपका फोर्थ पीढ़ी का कंप्यूटर आया, फिर आपके फिफ्थ पीढ़ी का कंप्यूटर आया। जो पहली पीढ़ी का कंप्यूटर था उसमें हम वैक्यूम ट्यूब वाल्व का प्रयोग करते थे। सेकंड पीढ़ी का जब कंप्यूटर आया था उसमें हम ट्रांजिस्टर का प्रयोग करते थे, जो कि मुख्य कंपोनेंट्स था। उसके बाद थर्ड पीढ़ी का जो कंप्यूटर आया उसमें हम आईसी का इस्तेमाल करते थे, इंटीग्रेटेड सर्किट। चौथी पीढ़ी का कंप्यूटर जो आया था उसमें VLSI या फिर हम उसे बोल सकते हैं ULSI का इस्तेमाल करते थे, जिसे वर्तमान में हम प्रोसेसर के नाम से भी जानते हैं, प्रोसेसर के नाम से भी जानते हैं। और पंचम पीढ़ी में भी हम इसी का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि चौथी पीढ़ी और पांचवी पीढ़ी का मिक्स वर्तमान में चल रहा है। इस तरीके से हम प्रोसेसर का इस्तेमाल करते हैं, जो कि ये क्वेश्चन जो है ये आपका आउट ऑफ सिलेबस है। आपके सिलेबस में ऐसा कोई क्वेश्चन वीडियो से संबंधित कोई क्वेश्चन नहीं दिया गया है, लेकिन ये असेसमेंट में क्वेश्चन दिया गया है, तो असेसमेंट में ये क्वेश्चन आपको करना होता है। दूसरी बात, आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आपको अगर कंपटीशन की आप तैयारी कर रहे हो तो उसमें आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है। पहली पीढ़ी में जो मुख्य कंपोनेंट्स है कंप्यूटर का, पहली पीढ़ी में जो कंप्यूटर का मुख्य कंपोनेंट्स हैं वो है आपका वैक्यूम ट्यूब और वाल्व, जिसे वैक्यूम ट्यूब डायोड वाल्व भी कहते हैं, जिसे वैक्यूम ट्यूब डायोड वाल्व भी कहते हैं। ये आपका फर्स्ट पीढ़ी में आता है। किस में आता है? फर्स्ट पीढ़ी में। इसके बाद इंटीग्रेटेड सर्किट यानी कि आईसी, वो आपकी थर्ड पीढ़ी में आती है। कौन सी पीढ़ी में आती है? थर्ड पीढ़ी में। इनमें से कोई नहीं, ये होगा नहीं। ट्रांजिस्टर आपकी देखो सेकंड पीढ़ी में आती है। कौन सी में आती है? सेकंड पीढ़ी में, जो कि कंपटीशन के एग्जाम से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। दूसरा, ये आप अगर असेसमेंट आप कर रहे हो तो उसके हिसाब से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तीसरा, यही क्वेश्चन जो है आपके RSIT के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि ये आउट ऑफ सिलेबस है। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन कभी आपसे RSIT में पूछा जाता है तो सीधा सीधा आपको बोनस अंक मिलने का चांस होता है। इस बार भी आपको पता होगा 3 क्वेश्चनों में बोनस अंक मिला है। जो हाल ही में 31 जुलाई को जो एग्जाम हुआ था, 31 जुलाई 2022 को, उसमें आपको 3 क्वेश्चनों में बोनस अंक मिला था। और बाकी जो 4 क्वेश्चन ऐसे थे जिसमें डबल उत्तर थे, डबल आंसर थे। यानी डबल आंसर मीन्स ये होता है कि आप कोई भी एक कर दोगे तो आपको नंबर मिल जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, चित्र में किस प्रकार के कंप्यूटर को दर्शाया गया है। ये कुछ कंप्यूटर यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। तो चित्र में ये कंप्यूटर जो दर्शाया गया वो कौन सा है? तो देखिए, मैं इस कंप्यूटर को मैं बोल सकता हूँ सुपर कंप्यूटर, ठीक है। मैं इस कंप्यूटर को मेन फ्रेम भी कंप्यूटर बोल सकता हूँ, क्योंकि सुपर कंप्यूटर और मेन फ्रेम कंप्यूटर दोनों ही विशाल कंप्यूटर होते हैं। ऑप्शन में कहीं पर भी आपको सुपर कंप्यूटर दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा? मेन फ्रेम कंप्यूटर होगा। हम देखो कंप्यूटर की अगर अपन बात करें, अगर मैं कंप्यूटर की बात करता हूँ, कंप्यूटर के टाइप की अगर मैं बात करता हूँ, तो कंप्यूटर 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका डिजिटल कंप्यूटर, एक होता है आपका एनालॉग कंप्यूटर, और एक जो आपको होता है नेक्स्ट, वो होता है हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर जो होता है वो डिजिटल प्लस एनालॉग, इन दोनों का मिक्स कंप्यूटर होता है, उसे हम हाइब्रिड कंप्यूटर कहते हैं। इसका प्रयोग ज़्यादातर चिकित्सा क्षेत्रों में किया जाता है। एनालॉग कंप्यूटर जो है वो निश्चित परिणाम नहीं देता है, ऐसे कंप्यूटर का एनालॉग कंप्यूटर कहा जाता है। डिजिटल कंप्यूटर जो है वो कई प्रकार के होते हैं, जिसमें से पहला जो आपका आता है वो आता है सुपर कंप्यूटर। कौन सा आता है? सुपर कंप्यूटर, जो सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर की श्रेणी में माना जाता है। दूसरा जो आपका कंप्यूटर है वो आता है मेन फ्रेम कंप्यूटर। ये भी बहुत शक्तिशाली कंप्यूटर होता है, लेकिन सुपर कंप्यूटर की तुलना में थोड़ा कम शक्तिशाली होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सुपर कंप्यूटर की तुलना में कम शक्तिशाली होता है तो ये कहने का मतलब ऐसा हो सकता है कि मे भी
थोड़ा ही कम शक्तिशाली, अगर इसकी भी हम पावर को बढ़ा दें तो ये भी सुपर कंप्यूटर से टक्कर ले सकता है। दूसरा जो आपका आता है वो आता है मिनी कंप्यूटर, और तीसरा आपका जो आता है वो आता है माइक्रो कंप्यूटर। जैसा आपने देखा होगा हमारी सिम होती है, पहले नॉर्मल सिम आती थी, नॉर्मल कार्ड के रूप में नॉर्मल, उसके बाद माइक्रो सिम आई, सॉरी उसके बाद मिनी सिम आई, फिर उसके बाद आपकी माइक्रो सिम आई। आजकल हमारे फ़ोनों में कौन सी सिम लगती है? माइक्रो, यानी कि मिनी से भी और छोटी कर दी माइक्रो सिम, ठीक है ना। इसी तरीके से हमारे कंप्यूटर होते हैं, इसी तरीके से सेम हमारे क्या होते हैं? कंप्यूटर होते हैं। पहला जो कंप्यूटर होता है वो होता है सुपर कंप्यूटर, जो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली होता है, सबसे ज़्यादा पावरफुल होता है। इस कंप्यूटर का प्रयोग ज़्यादातर अनुसंधान केंद्रों में होता है, रिसर्च सेंटर में होता है। कहाँ पर होता है? रिसर्च रिसर्च सेंटर में होता है। अरे मैं गलत लिख रहा हूँ क्या? रिसर्च सेंटर कहाँ पर होता है? इसका प्रयोग ज़्यादातर रिसर्च सेंटर पे होता है। इसका प्रयोग रिसर्च करने के लिए किया जाता है, जैसे कि बाबा अनुसंधान केंद्र हो गया, नासा हो गया, ऐसी जो संस्थाएं हैं, जो रिसर्च सेंटर हैं, वहाँ पर सुपर कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। और इन कंप्यूटर का उपयोग होता है भविष्यवाणी करने के लिए, कम्युनिकेशन करने के लिए। जैसे कि हमने मान लीजिए मंगल ग्रह पर कोई हमारा मतलब मिशन, कोई मंगल ग्रह पर कोई हमने मिसाइल भेजी है जिसके साथ कोई मशीन अटैच होकर गई है, उस मशीन से कम्युनिकेट करने के लिए हम सुपर कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं। दूसरी बात, इससे हम भविष्यवाणी करते हैं कि कहाँ पर भूकंप आने की संभावना है, कहाँ पर मौसम जो है वो ख़राब होने की संभावना, प्राकृतिक आपदा आने की संभावना है। तो इस तरीके के हम इससे भविष्यवाणी करने का भी कार्य करते हैं। मेन फ्रेम कंप्यूटर जो होता है वो बड़े बड़े जो उद्योग होते हैं, बड़े उद्योग या बड़े व्यापार जो होते हैं, वहाँ पर मेन फ्रेम कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद मध्यम जो उद्योग होते हैं, मध्यम उद्योग, मध्यम वर्ग के उद्योग हो गए हमारे। दूसरा इसमें आता छोटे उद्योग, ये भी ज़्यादातर मिनी कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं। ये थोड़ा कम पावरफुल होता है, एक ही बिल्डिंग में काम करता है। माइक्रो कंप्यूटर्स का घर घर उपयोग होता है, और जो छोटे कंप्यूटर होते हैं वहाँ पर इसका छोटे बिजनेस जो होते हैं, छोटे उद्योग जो होते हैं, छोटे जो व्यापार होते हैं, वहाँ पर माइक्रो कंप्यूटर का प्रयोग होता है। आपके हर घर में माइक्रो कंप्यूटर का प्रयोग होता है, जैसे कि आपका लैपटॉप, मोबाइल फ़ोन, दूसरा आपका पीसी, पर्सनल कंप्यूटर, सारे माइक्रो कंप्यूटर के उदाहरण हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, चित्र में किस प्रकार के कंप्यूटर को दर्शाया गया। अब या तो ये बिग कंप्यूटर है, बहुत बड़ा कंप्यूटर आपको दिख रहा होगा। अब या तो ये सुपर कंप्यूटर हो सकता है या फिर ये मेन फ्रेम कंप्यूटर हो सकता है। तो इसमें देखो सुपर कंप्यूटर एग्जाम्पल में दिया हुआ नहीं है, इसका अंदर सीधा सीधा हमारा क्या निकलेगा? मेन फ्रेम कंप्यूटर निकलेगा, ठीक है। डेस्कटॉप कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर होता है, ये घरों में इस्तेमाल होता है। पाम टॉप कंप्यूटर ये भी माइक्रो कंप्यूटर होता है, इसका भी घरों में प्रयोग करते हैं। और लैपटॉप ये भी हमारे घरों में प्रयोग होता है। तो ये सारे कौन से कंप्यूटर हैं? माइक्रो कंप्यूटर हैं, और माइक्रो कंप्यूटर बहुत ही छोटे होते हैं। माइक्रो कंप्यूटर बहुत ही छोटे होते हैं। तो ये भी आंसर नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो क्या आंसर होगा? ए, मेन फ्रेम कंप्यूटर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा है? अगला क्वेश्चन है, दर्शाए गए चित्र में किस क्रम में खाली स्थान को भरें। तो यहाँ पर हमें खाली स्थान भरना पड़ेगा। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं। कंप्यूटर साहब 3 प्रकार के होते हैं, एक एनालॉग कंप्यूटर, एक डिजिटल कंप्यूटर, और दूसरा हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर। तीसरा कौन सा है आपका? हाइब्रिड कंप्यूटर। और हाइब्रिड कंप्यूटर मैंने बताया था आपको, एनालॉग और डिजिटल का क्या होता है? मिक्सअप होता है। तो इसका आंसर क्या होगा आपका? डिजिटल कंप्यूटर होगा। कौन सा होगा? डिजिटल कंप्यूटर। तो आंसर इसका होगा डिजिटल कंप्यूटर।
और डिजिटल कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं, तभी मैंने बताया था 4 प्रकार के। कितने होते हैं, 4 प्रकार के। एक कौन सा होता है सबसे शक्तिशाली, सुपर कंप्यूटर। दूसरा हमारा मेन फ्रेम कंप्यूटर, कौन सा होता है, मेन फ्रेम कंप्यूटर। तीसरा हमारा होता है मिनी कंप्यूटर जो कि कम शक्तिशाली होता है। और चौथा जो हमारा होता है वो आता है हमारा माइक्रो कंप्यूटर जिसका प्रयोग घरों में होता है। ठीक है, तो यहाँ पर सुपर कंप्यूटर सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर है जो कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया। डेस्कटॉप कंप्यूटर जो कि माइक्रो कंप्यूटर है, कौन सा है, माइक्रो कंप्यूटर। और मिनी कंप्यूटर यहाँ पर दिया गया तो मिनी कंप्यूटर आपका ये रहा। ठीक है, मेन फ्रेम इसमें दिया गया नहीं है। और ये डिजिटल कंप्यूटर के तीनों क्या हैं, प्रकार हैं। ठीक है, तो ये मैं आपको करा चुका हूँ। अब बताएं इसका आंसर क्या होगा। एक्चुअली में इसका जो हमारा आंसर है वो होगा आपका डिजिटल कंप्यूटर। क्या होगा, डिजिटल कंप्यूटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है प्रिंटर। प्रिंटर इनमें से किस प्रकार का उदाहरण है, प्रिंटर इसमें से किस प्रकार का उदाहरण है, स्टोरेज डिवाइस का, आउटपुट डिवाइस का, इनपुट डिवाइस का, प्रोसेसिंग डिवाइस का। इस क्वेश्चन को समझने के लिए थोड़ा सा हम डिटेल में पढ़ते हैं। देखिए डिटेल में अगर मैं आपको पढ़ाऊँ तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कंप्यूटर के घटक। कंप्यूटर के घटक, और कंप्यूटर के जो घटक हैं वो 2 होते हैं। पहला जो कंप्यूटर का घटक होता है वो होता है हमारा हार्डवेयर। दूसरा जो कंप्यूटर का घटक होता है वो होता है हमारा सॉफ्टवेयर। ठीक है, हार्डवेयर कंप्यूटर के उस भाग को बोलते हैं जिसे हम छू सकते हैं। सिंपल भाषा में हम अगर कहें तो हार्डवेयर कंप्यूटर का वह भाग होता है जिसे अपन टच कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, छू सकते हैं। जो भौतिक रूप से मौजूद होता है, फिजिकली रूप से एग्जिस्ट होता है, उसे हम कहते हैं हार्डवेयर। अगर हम देखें तो मोस्टली जो RSIT एग्जाम में या फिर बेसिक कंप्यूटर में जो क्वेश्चन में पूछे जाते हैं तो वो 4 हार्डवेयर पूछे जाते हैं। कितने हार्डवेयर पूछे जाते हैं, 4। पहला जो आपका आता है वो आता है इनपुट डिवाइस। दूसरा जो आपका हार्डवेयर आता है वो आता है आउटपुट डिवाइस। तीसरा जो आपका हार्डवेयर आता है वो आपका आता है स्टोरेज डिवाइस। चौथा जो आपका हार्डवेयर होता है वो होता है आपका प्रोसेसिंग डिवाइस। तो ये 4 आपके हार्डवेयर होते हैं। मोस्टली जो एग्जाम में पूछे जाते हैं वो 4 हार्डवेयर पूछे जाते हैं। एक आपका इनपुट डिवाइस, एक ये भी होता है कि बोथ डिवाइस, यानी कि ऐसे डिवाइस जो इनपुट भी होते हैं और आउटपुट भी होते हैं, बोथ डिवाइस होते हैं। ठीक है, लेकिन मोस्टली तो अगर हम ये 4 डिवाइस अगर सीख जाएं तो मान लीजिए लगभग आधा कंप्यूटर हम सीख चुके हैं। ठीक है, तो मोस्ट स्टोरेज डिवाइस की अगर अपन बात करें तो स्टोरेज डिवाइस मेमोरी होती है। क्या होती है, मेमोरी, जिसमें डेटा को सेव करके रखा जाता है, जिसमें डेटा को सेव करके रखा जाता है, वो आपका स्टोरेज डिवाइस कहलाता है। और ये वाला जो भाग होता है वो होता है जो CPU जो बॉक्स होता है आपका, इस CPU के अंदर, जिसे अपन CPU बोलते हैं लेकिन होता वो सिस्टम यूनिट है, लेकिन हम बोलते हैं उसे CPU है, सिस्टम यूनिट। इस डिवाइस के अंदर जो ज़्यादातर उपकरण लगे होते हैं वो आपका प्रोसेसिंग डिवाइस होता है। ठीक है, अब इसके अंदर मेनली जो होता है वो होता है CPU, एक होता है मदरबोर्ड। ये दोनों डिवाइस आपके प्रोसेसिंग डिवाइस की श्रेणी में आते हैं। लेकिन अभी हमको इतना नहीं पढ़ना है, उसके लिए आपको 2 डिवाइसों को समझना है। एक तो आपको इनपुट डिवाइस को समझना है, एक आपको आउटपुट डिवाइस को समझना है। इनको आप नॉर्मली याद रखें, ये मेमोरी होता है और इसमें 2 डिवाइस आपके आ जाते हैं। डिटेल में मैं वीडियो भी जल्दी लेकर आऊँगा जहाँ पर मैं डिटेल में ये आपको पढ़ाऊँगा। ठीक है, तो वहाँ से आप देख लीजिएगा। और डिटेल में अगर आपको पढ़ना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे मैं जब वीडियो आपके लिए लेकर आऊँगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो इसीलिए मैं आपको सलाह देता हूँ कि आप यूट्यूब चैनल, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि अभी मैं आपको यहाँ पर इनपुट डिवाइस व आउटपुट डिवाइस को समझाने वाला हूँ एग्जाम्पल से। तो हम समझेंगे कि इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस क्या होता है। उससे पहले मैं ये बता देता हूँ, ये आपका CPU है। क्या है, CPU है, जिसे हम सिस्टम यूनिट भी बोलते हैं। और इसी को आपको बेस रखना है, यानी कि आधार मानना है।
क्या मानना है, आधा, कि हम हैं CPU। इसको सोचते हुए हम ये ज्ञात करेंगे कि कौन सा तो इनपुट डिवाइस है और कौन सा आउटपुट डिवाइस है। इधर मैं एक डिवाइस बना रहा हूँ जिसका नाम है कीबोर्ड, ये आपका कीबोर्ड है। इधर मैं एक डिवाइस बना रहा हूँ ये वाला। अब बताओ ये क्या होगा, चित्र देख के आप आराम से बता सकते हैं ये क्या होगा। साहब ये तो टीवी है जिसमें चित्र दिखाई देता है, इसे हम मॉनिटर कहते हैं। क्या कहते हैं, मॉनिटर। ठीक है, समझने की कोशिश कीजिएगा। ये जो कीबोर्ड है ये आपका जो वायर के थ्रू CPU से जुड़ा होता है, फिर उसके बाद मॉनिटर जो होता है ये वायर से CPU से जुड़ा होता है। हर एक डिवाइस, सभी को पता होता है कि हर एक डिवाइस, चाहे हम कोई भी डिवाइस क्यों ना लगा रहे हो कंप्यूटर में, वो सारे डिवाइस किससे जुड़े होते हैं, CPU से जुड़े होते हैं। CPU के किस भाग से जुड़े होते हैं, वो मदरबोर्ड से जुड़े हुए होते हैं, ये हम बाद में देखेंगे। अब देखिए, मान लीजिए कीबोर्ड में एक कीवर्ड लिखा हुआ है, एक की है जिसके ऊपर लिखा हुआ है 2, एक की है जिसके ऊपर लिखा हुआ है प्लस, एक की है जिसके ऊपर लिखा हुआ है 2, वापस से वही लिख दिया मैंने। एक की है जिसके ऊपर ये भाग का निशान लगा हुआ है, एक की है जिसके ऊपर 2 लिखा हुआ है। हमने फटाफट से ये नंबर टाइप किए। किससे टाइप करेंगे, कीबोर्ड से। सभी को पता होता है कीबोर्ड के बिना तो टाइप होगा नहीं, तो कीबोर्ड से हमें ये नंबर टाइप करने होते हैं। जैसे हम इन नंबरों को टाइप करेंगे कीबोर्ड से, तो ये नंबर इस तरीके से वायर के थ्रू कहाँ पर जाएगा, CPU के अंदर जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। और जब कोई चीज़ अंदर जाती है लगभग उसके लिए हम इन का प्रयोग करते हैं, तो इन से बनता है इनपुट। क्या बनता है, इनपुट। तो यहाँ पर डेटा जो है, ये जो है हमारा 2 + 2 / 2, ये जो है ये हमारा एक डेटा है। क्या है, डेटा। और ये डेटा कीबोर्ड की सहायता से इनपुट हो रहा है कहाँ पर, CPU में, क्योंकि हमने CPU को क्या माना हुआ है, आधार। जब हमारा जो डिवाइस हमारा आधार होता है हम उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं। तो मान लीजिए कि हम CPU हैं, हम CPU और हमसे कीबोर्ड जुड़ा हुआ है, तो कीबोर्ड से कोई कमांड टाइप की जा रही है, कीबोर्ड से कोई डेटा इनपुट किया जा रहा है। कहाँ पर इनपुट किया जा रहा है, CPU में, यानी कि हम CPU हैं तो हमारे पास डेटा आ रहा है। हम CPU हैं तो डेटा कीबोर्ड से हमारे पास आ रहा है। जब हमारे पास डेटा आता है तो उसे हम इन बोलते हैं और वो कहलाता है इनपुट। तो जिस डिवाइस से डेटा आता है, तो यहाँ पर डिवाइस किसका इस्तेमाल किया जा रहा है डेटा को लाने के लिए, कीबोर्ड का। अगर कीबोर्ड नहीं होता तो 2 + 2 भाग हमारे पास आता क्या, नहीं। तो ये जो 2 + 2 / 2 है ये किसकी सहायता से CPU में एंटर कर रहा है, किसकी सहायता से ये जा रहा है CPU के अंदर, तो ये कीबोर्ड की सहायता से जा रहा है। तो जिस डिवाइस की सहायता से ये डेटा CPU के अंदर जाता है, यानी कि जिस डिवाइस से डेटा CPU के अंदर जाता है, या जिस डिवाइस से CPU के अंदर डेटा प्राप्त होता है, उस डिवाइस को हम इनपुट डिवाइस कहते हैं। इनपुट डिवाइस कहते हैं। वैसे इतना सा आपको याद रखना। देखो यहाँ पर 2 तरह की बातें आती हैं। ऑलवेज डेटा जो है वो CPU के अंदर ही जाएगा। मैंने कहा कीबोर्ड जो है इस डेटा को CPU के अंदर भेज रहा है, क्योंकि डेटा जा रहा है। या फिर मैं ऐसा कह सकता हूँ, उल्टा बोल सकता हूँ कि CPU को डेटा कीबोर्ड से प्राप्त हो रहा है, यानी CPU को डेटा प्राप्त हो। कई तरीके हो सकते हैं बोलने के। अगर डेटा CPU को प्राप्त होता है तो जिस डिवाइस से प्राप्त होता है उस डिवाइस को इनपुट डिवाइस कहते हैं, क्योंकि ये डेटा को CPU के अंदर इनपुट करने का कार्य करता है। ठीक है, उसके बाद ये डेटा हमारा CPU के अंदर आता है और अंदर आने के बाद इसे प्रोसेस किया जाता है। क्या किया जाता है, प्रोसेस। क्योंकि CPU का जो एक्चुअल कार्य होता है वो प्रोसेस का होता है। किसका होता है, प्रोसेस का। ये इसे प्रोसेस करता है और प्रोसेस करने के बाद हमारे पास एक रिजल्ट आता है, हमारे पास एक परिणाम आता है। अब ये परिणाम CPU में तो दिखाई देता है नहीं, तो CPU क्या करता है कि इससे जो कैलकुलेट होकर निकलता है, जो प्रोसेस होकर निकलता है, उस परिणाम को दिखाने के लिए इसे आउट किया जाता है। क्या किया जाता है, आउट, यानी कि बाहर जाता है CPU से। और बाहर कहाँ पर जाएगा, तो बाहर ये आपका मॉनिटर में जाएगा। जब ये इसे आउटपुट करता है, यानी कि अब यहाँ पर जो डेटा जो है आपका, ये वाला जो डेटा है, इसे CPU क्या कर रहा है, आउट कर रहा है, इसलिए ये कहलाता है आपका आउटपुट। क्या कहलाता है, आउटपुट। यानी मैं कहूँगा CPU जो डेटा को आउटपुट करता है, CPU डेटा को क्या करता है, आउटपुट करता है। CPU जिस डिवाइस को डेटा को आउटपुट करता है उस डिवाइस को हम क्या कहते हैं, आउटपुट डिवाइस कहते हैं। यानी कि CPU से डेटा जिस डिवाइस के लिए जाता है उस डिवाइस को हम आउटपुट डिवाइस कहते हैं। और आपको स्क्रीन में कितना दिखाई देगा, 3 दिखाई देगा।
तो ये रिजल्ट इस तरीके से हमारा काम होता है। अब आप समझ गए होंगे कि आउटपुट डिवाइस कौन सा होता है और इनपुट डिवाइस कौन सा होता है। तो जो डिवाइस सीपीयू के अंदर डेटा भेजता है उस डिवाइस को हम इनपुट डिवाइस कहते हैं। जो डिवाइस सीपीयू से डेटा प्राप्त करता है उस डिवाइस को हम आउटपुट डिवाइस कहते हैं। देखो ये सीपीयू से डेटा को क्या कर रहा है, प्राप्त कर रहा है, या फिर मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि सीपीयू जो है वो डेटा को भेज रहा है। जिस डिवाइस को भेजता है वो हमारा क्या कहलाता है, आउटपुट डिवाइस कहलाता है। अब देखिए अगर मान लीजिए मॉनिटर नहीं होता, ये सीधा प्रिंटर को भी कमांड भेज सकता था। प्रिंटर को जब प्रिंटर को भेजता तो हमें कागज़ पर दिखाई देता, कागज़ पर कितना दिखाई देता, 3। तो प्रिंटर भी आपका क्या होता है, आउटपुट डिवाइस होता है। ध्यान रखना है कि आउटपुट डिवाइस हमारे 3 ही होते हैं। कितने होते हैं, 3 होते हैं। इसके अलावा इस दुनिया में कोई भी आउटपुट डिवाइस नहीं है। हो सकता है लेकिन बेसिक कंप्यूटर के अंदर कोई भी आउटपुट डिवाइस नहीं है। ज़्यादातर 3 ही आउटपुट डिवाइसों के नाम आपने सुने होंगे। एग्जाम में भी उन्हीं 3 आउटपुट डिवाइसों के नाम आपसे पूछे जाते हैं। इसके अलावा चौथा कोई भी आउटपुट डिवाइस आपसे नहीं पूछा जाता। तो ये कौन कौन से 3 आउटपुट डिवाइस हैं उनके बारे में हम देखते हैं। तो आउटपुट डिवाइस देखिए कौन कौन से हैं, मेनली 3 ही है। पहला जो आपका है वो है आपका मॉनिटर, जो थोड़ी देर हमने अभी पहले पढ़ा। दूसरा जो आउटपुट डिवाइस है आपका वो होता है प्रिंटर, जो कि ये भी मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया। और तीसरा जो आउटपुट डिवाइस होता है वो आता है आपका स्पीकर, ये भी आपका आउटपुट डिवाइस होता है। जैसे देखिए ये आपका सीपीयू है, इधर मैंने स्पीकर लगा दिया, इधर मैंने माइक लगा दिया। अब माइक में जो हम बोलेंगे वो डेटा सीपीयू के पास जाएगा। सबसे पहले सीपीयू में इन होगा तो ये इनपुट डिवाइस कहलाएगा। क्या कहलाएगा, इनपुट डिवाइस। जबकि यहाँ पर जैसे वो जो माइक का डेटा यहाँ पर आएगा सीपीयू से आगे भेजेगा तो यहाँ पर आउट होगा। क्या होगा, आउट होगा। तो ये किसके लिए आउट होगा, तो स्पीकर के लिए। तो ये आपका आउटपुट डिवाइस कहलाएगा। क्या कहलाएगा, आउटपुट डिवाइस कहलाएगा। ध्यान रखें स्पीकर जो है वो ध्वनि को एम्पलीफाई करने का कार्य करता है। यानी कि एम्पलीफाई का मतलब होता है ध्वनि को दूर दूर तक फैलाना, इसको बोलते हैं हम एम्पलीफाई करना। तो ये 3 डिवाइस हमारे जो हैं वो आउटपुट होते हैं। देखिए प्रिंटर कई प्रकार के होते हैं। एक होता है प्रिंटर जो प्लॉटर, उसके साथ प्रिंटर शब्द यूज़ नहीं होता, लेकिन प्लॉटर अगर आपसे पूछा जाता है कि कौन सा डिवाइस है तो प्लॉटर भी एक आउटपुट डिवाइस होता है और ये प्रिंटर ही होता है। इससे बड़े बड़े बैनर वगैरह, नक्शे वगैरह प्रिंट किए जाते हैं। मॉनिटर की बात करें तो इसको हम स्क्रीन बोल सकते हैं। स्क्रीन भी डिस्प्ले दिखाने का कार्य करता है। इसको हम मॉनिटर की जगह डिस्प्ले भी बोल सकते हैं। डिस्प्ले में क्या दिखाई देता है, चित्र दिखाई देता है। तो मॉनिटर में भी तो चित्र ही दिखाई देता है, तो वो भी डिस्प्ले ही है एक प्रकार से। तो स्क्रीन पूछा जाए, डिस्प्ले आपसे पूछा जाए या फिर आपसे मॉनिटर पूछा जाए, तीनों ही एक हैं और तीनों ही क्या है, आउटपुट डिवाइस हैं। एक और है जो आपसे पूछा जाता है प्रोजेक्टर, ये भी आपका डिस्प्ले करने का कार्य करता है। तो ये भी आपका आउटपुट डिवाइस है। प्लॉटर और प्रिंटर दोनों ही एक ही हैं। प्लॉटर भी प्रिंटर ही होता है और ये प्रिंटर तो प्रिंटर ही है। तो प्रिंटर जो होता है वो भी आपका आउटपुट डिवाइस होता है। स्पीकर की बात करते एक होता है हेडफोन और एक होता है आपका ईयरफोन। हेडफोन वो होता है जो कान के पास में लगाया जाता है, टच करके लगाया जाता है कान के पास में, उसे हम हेडफोन कहते हैं। और ईयरफोन उसे कहते हैं जो कान में घुसेड़ा जाता है, यानी कि कान के अंदर इसे ठूसा जाता है, लगा जाता है। कभी भी आप देखो तो लीड को कान के अंदर घुसाते कि नहीं घुसाते, तो उस तरीके से उस जिसे आप कान के अंदर लगाते हो उसे हम ईयरफोन कहते हैं। और जो कान के पास में टच होकर लगा होता है, इस तरीके से लगा होता है कान के पास टच होकर, वो आपका हेडफोन कहलाता है। और जो 2 लीडों से आप लगाते हो इस तरीके से कान के बाहर, मतलब अंदर ठूसते हो, वो आपका ईयरफोन कहलाता है। स्पीकर आपने खूब सुना है, आप जानते भी हैं। तो ये जो हैं 3 डिवाइस, ये आपके आउटपुट डिवाइस कहलाते हैं। ये आपको याद रहना चाहिए। अब मैं आप वापस आता हूँ वहीं पर उसी क्वेश्चन पर। तो यहाँ पर लिखा है प्रिंटर इनमें से किस प्रकार का उदाहरण है। तो प्रिंटर आपका कौन सा है, आउटपुट डिवाइस का उदाहरण है। प्रोसेसिंग डिवाइस अलग होता है, इनपुट डिवाइस अलग होता है, स्टोरेज डिवाइस अलग होता है। स्टोरेज डिवाइस की हम बात करें तो आपका हार्ड डिस्क आ जाता है, आपका मेमोरी कार्ड आ जाता है,
आपका पेन ड्राइव आ जाता है, आपका रैम रोम आ जाता है, आपके सबसे तेज मेमोरी कैश मेमोरी आ जाती है। ये सारे किसके एग्जाम्पल हैं स्टोरेज डिवाइस के। आउटपुट डिवाइस की बात करें तो 3 अभी मैंने बताए, प्रिंटर, मॉनिटर और स्पीकर। ठीक है, इनपुट डिवाइस की बात करते बहुत सारे होते हैं, तो लिखना एग्जाम्पल लिखना बहुत बड़ा क्रिटिकल काम होगा, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम्पल है तो यहाँ आएंगे भी नहीं, इसलिए मैं लिख भी नहीं रहा हूँ। इनको छोड़ के बाकी सारे क्या होंगे, इनपुट होंगे, बस आप इतना याद रख लीजिएगा। प्रोसेसिंग डिवाइस, अगर डिटेल में आपको पढ़ना है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, जैसे मैं वीडियो क्लासेस लेकर आता हूँ, क्योंकि मैं इसकी डिटेल में क्लासेस डालने वाला हूँ RSCIT की ए से लेकर जेड तक, तो आप सब्सक्राइब करके रखें जिससे कि आपको वो चीज़ें मिलें। इसके बाद आता है आपका प्रोसेसिंग डिवाइस। प्रोसेसिंग डिवाइस में आपको CPU याद रखना है और एक आपको मदरबोर्ड याद रखना है। ये आपके जो हैं ये क्या कहलाते हैं, प्रोसेसिंग डिवाइस कहलाते हैं। और प्रिंटर इनमें से कौन सा उदाहरण था, प्रिंटर हमारा आउटपुट डिवाइस है। इसके बाद निम्न में से कौन सा शिक्षा के क्षेत्र में कंप्यूटर का प्रयोग है। देखो, कंप्यूटर के प्रयोग की बात की जाए, कंप्यूटर के अगर प्रयोग की बात की जाए तो कंप्यूटर का प्रयोग हर क्षेत्र में किया जाता है। ऐसा क्वेश्चन जब भी पूछा जाए तो आपको दिए गए सभी पर ही टिक लगाना है, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। इनमें से कौन सा कंप्यूटर डेटा भंडारण क्षमता, प्रदर्शन, प्रेफरेंस और डेटा प्रोसेसिंग के मामले में सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर है। मैंने बताया था सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर कौन सा है, सुपर कंप्यूटर है। पैमटॉम कंप्यूटर आपका माइक्रो कंप्यूटर होता है। ठीक है, दर्शाए गए चित्र में खाली स्थान को भरे हैं। मैंने आपको 4 कंप्यूटर बताए थे जो कि डिजिटल कंप्यूटर बताए थे। डिजिटल कंप्यूटर मैंने माइक्रो कंप्यूटर आपको बताया था, मिनी कंप्यूटर बताया था, एक आपको मैंने मेन फ्रेम कंप्यूटर बताया था, अगर आपके अच्छे से याद हो तो। एक मैंने आपको बताया था सुपर कंप्यूटर जो कि सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर होता है। तो आंसर इसका क्या होगा, मेन फ्रेम कंप्यूटर। ये सब टिक कर दिया। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सॉफ्टवेयर के 2 प्रमुख प्रकार हैं। निम्न में से कौन सा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के 2 प्रमुख प्रकार हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड प्रोसेसर, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ओरेकल और जावा। ये तो भाषा होती है, कंप्यूटर की भाषा होती है ओरेकल और जावा, तो ये तो आंसर होगा ही नहीं, क्योंकि इसने पूछा है सॉफ्टवेयर के प्रकार। मैंने थोड़ी देर पहले आपको कंप्यूटर के घटक बताए थे, कंप्यूटर के घटक। जब मैंने कंप्यूटर घटक बताए थे 2 भागों में बांटा था, एक को मैंने बोला था सॉफ्टवेयर और दूसरे मैंने बताया था आपको हार्डवेयर। और हार्डवेयर मैंने बताया था जिसे अपन छू सकते हैं वो क्या कहलाता है, हार्डवेयर। तो सॉफ्टवेयर क्या होगा, जिसे हम छू नहीं सकते, जिसे हम महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं, लेकिन छू नहीं सकते। इसे किसी विशेष उद्देश्य के लिए बनाया जाता है। जो सॉफ्टवेयर होता है वो 2 प्रकार के होते हैं, इनके 2 घटक होते हैं। एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरा आपका होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो फिर से मैं आपको बता देता हूं कि आपको यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। जैसे मैं वीडियो डालूंगा कंप्यूटर के बारे में, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में, सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में, तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और आपसे वो वीडियो मिस नहीं होगा और आप इनको डिटेल में पढ़ पाओगे। ठीक है, तो इसके लिए आपको यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ज़रूरी होगा। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब जरूर करें। अब इसका आंसर की अगर अपन बात करें तो इसका आंसर जो आपका होगा वो होगा सिस्टम सॉफ्टवेयर तथा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो आंसर इसका होगा बी। ये तो है ही नहीं, ये भी नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, कंप्यूटर घर में निम्न में से किन प्रयोजनों पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। वही बात यहाँ पर आती है। देखो, कंप्यूटर का हर क्षेत्र में प्रयोग होता है। घर में कंप्यूटर का मनोरंजन के लिए भी होता है, यानी कि कंप्यूटर में आप मूवी वगैरह देख सकते हो, तो ये आपका मनोरंजन होता है। स्कूली बच्चों के लिए होमवर्क हो सकता है, आप यहाँ पर अपना होमवर्क कर सकते हो कंप्यूटर से। होमवर्क जैसे कि कोई भी काम होता है तो आप वो कर सकते हैं कंप्यूटर से। आजकल डिजिटल इंडिया का ज़माना चल रहा है, डिजिटल इंडिया का। आजकल स्कूलों में भी होमवर्क जो है वो टैबलेट में कराए जाते हैं, टैब में कराए जाते हैं। और टैब भी एक कंप्यूटर की कैटेगरी में आता है जो कि माइक्रो कंप्यूटर होता है। ठीक है,
तो आपका एंड्रॉयड मोबाइल भी एक कंप्यूटर की कैटेगरी में आता है, ये भी एक कंप्यूटर होता है। तो स्कूली बच्चों के लिए हम होमवर्क कर सकते हैं, ठीक है। सामाजिक मीडिया ये भी है हमारा है, सामाजिक मीडिया यानी कि सोशल मीडिया, जैसे कि फेसबुक, ट्विटर, है ना, ये हम इससे एक्सेस कर सकते हैं। तो आंसर इसका क्या होगा, उपरोक्त सभी आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा सुपर कंप्यूटर के रूप में नहीं जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा सुपर कंप्यूटर नहीं है। डिटेल में इन चीज़ों को पढ़ने के लिए आपको यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है। मैं वीडियो ज़रूर लेकर आऊँगा आप लोगों के लिए, इससे भी अच्छी वीडियो आपको मिलेगी। मेरी ये फर्स्ट वीडियो आप मान के चलिएगा। हो सकता है मुझे भी यूट्यूब वीडियो पर इतना एक्सपीरियंस नहीं है पढ़ाने का, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि अच्छे से अच्छे आपको मैं समझा सकूँ। मैं यहाँ पर आपको कंप्यूटर की फुल नॉलेज देने वाला हूँ, कंप्यूटर की फुल नॉलेज मैं आपको दूंगा। अब चाहे वो आपका RSCIT से संबंधित हो, चाहे आपका कंपटीशन एग्ज़ाम से संबंधित हो, चाहे आपका मोटिव जो है वो पर्सनल यूज से संबंधित हो, तो यहाँ पर आपको फुल जानकारी जो है वो कंप्यूटर के बारे में दी जाएगी। लेकिन अभी जो है वो RSCIT एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तथा असेसमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करा रहा हूँ, ठीक है। तो आपको ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आप असेसमेंट कर सकते हैं इन क्वेश्चनों से देखकर, क्योंकि ये सारे असेसमेंट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दूसरा, अगर आप RSCIT का एग्ज़ाम देना चाहते हो तो वहाँ के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी ये हैं, और मैं ये क्वेश्चन आपको डिटेल में करा रहा हूँ, ठीक है। और अब ज़्यादा डिटेल में अगर आपको पढ़ना है तो ज़्यादा डिटेल में मैं जल्द ही आपके लिए कंटिन्यू जो है कंप्यूटर से संबंधित क्लासेस लेकर आऊँगा, जिसमें हम डिटेल में पढ़ेंगे, डिटेल में कंप्यूटर पढ़ेंगे शुरू से लेकर एंड तक, यानी कि A से लेकर Z तक कंप्यूटर कहाँ से शुरू होता है और कहाँ से कंप्यूटर बंद होता है, हम ये सारा यहाँ पर हम पढ़ेंगे। उसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद जैसे ही मैं आपके लिए नई नई वीडियो लेकर आता हूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। तो इनमें से कौन सा सुपर कंप्यूटर के रूप में नहीं जाना जाता है, तो ये भी सुपर कंप्यूटर ही है के कंप्यूटर जो नाम दिया गया IBM स्क्वा का जो कंप्यूटर, ये भी आपका सुपर कंप्यूटर है, ये भी सुपर कंप्यूटर है। लेकिन डेल लैटिट्यूड ये आपका सुपर कंप्यूटर नहीं होता है। तो डेल तो एक कंपनी होती है, और लैटिट्यूड जो है आप ये भी मतलब कंपनी का नाम नहीं है, लैटिट्यूड होता है। इसके बाद आपका आता है परम सुपर कंप्यूटर। परम जो है सुपर कंप्यूटर भारत का पहला कंप्यूटर है, तो ये भी आपका सुपर कंप्यूटर है। तो ये वाला आपका सुपर कंप्यूटर नहीं है। इसका मतलब इसका जो आंसर है वो C होगा। क्या होगा, C होगा। इसका जो आंसर है वो आपका C होगा, डेल लैटिट्यूड। यही एक ऐसा है जो कि सुपर कंप्यूटर नहीं है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, निम्न में से कौन सा कंप्यूटर सिस्टम की विशेषता नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर सिस्टम की विशेषता नहीं है। सोचने की क्षमता, विविधता, शुद्धता, दिए गए सभी। तो इसका जो आंसर है वो होगा सोचने की क्षमता। अब सोचने की क्षमता ही क्यों है, तो चलिए मैं थोड़ा सा इसके बारे में आपको बता देता हूँ कि कंप्यूटर का जो है, कंप्यूटर की जो है विशेषता क्यों नहीं है सोचने की क्षमता, ठीक है। तो अगर मैं कंप्यूटर की मैं बात करता हूँ तो कंप्यूटर में एक ही कमी है। कंप्यूटर की कमी की अगर मैं बात करता हूँ कमी, तो वो कमी भी यही है। कंप्यूटर की कमी है सोचने की क्षमता। कंप्यूटर में खुद का दिमाग नहीं होता है। जैसे अगर मैं आपसे क्वेश्चन करता हूँ 2 + 2 भाग 2, तो इसका आंसर सभी को पता है 3 होता है। कंप्यूटर से आप इस क्वेश्चन को 1000 बार करो, कितनी बार करो, 1000 बार करो, कंप्यूटर ऑलवेज इसका आंसर जो है वो 3 ही निकालेगा। इसलिए इसको कहते हैं शुद्धता। क्या कहते हैं, शुद्धता। ये जो रिजल्ट है वो आपको 100% सही देगा, कभी भी ये गलत रिजल्ट नहीं देता है। अगर विविधता की बात करें तो इसका मतलब होता है कंप्यूटर का हर जगह उपयोग होता है, ये इसकी विविधता होती है, ठीक है ना। अगर मैं इसी क्वेश्चन को अगर मैं कंप्यूटर से कैलकुलेट करता हूँ, ठीक है, 2 + 2 भाग 2, तो आंसर देखिए 3 ही आएगा। कितना आएगा, 3। देखिए मैं यहाँ पर इस क्वेश्चन को एक्सेल से करना चाहता हूँ। एक्सेल हम खोल लेते हैं, और एक्सेल खोलने के बाद इस क्वेश्चन को मैं यहाँ पर करूँगा। क्वेश्चन हमारा क्या है, 2 + 2 भाग 2। तो मैंने ये 3 आंसर आना चाहिए थे, तो गलत आ गया। आपने भी सोचा होगा कि साहब आपने तो यहाँ पर 2 की जगह कितना लिख दिया, 3। लेकिन कंप्यूटर ने आपको जो रिजल्ट दिया है वो एकदम करेक्ट दिया है, इसमें कोई गलती नहीं है, इसमें कोई गलती नहीं। ये जो रिजल्ट है ये 100% सही है। इसका मतलब शुद्धता हो गई। इसमें गलती क्या है
कि हमने जैसे यहाँ 3 लिखा तो आप लोगों के माइंड में आया होगा कि ये तो जो मैंने गलत लिख दिया, या मुझे लिखना चाहिए था 2 + 2 भाग 2, लेकिन मैंने लिख कितना दिया 2 + 2 भाग 3। यहाँ मैंने गलती ये कर दी कि मैंने यहाँ पर 3 लिख दिया। अब गलती मैंने की है तो गलती किसकी? मेरी है, कंप्यूटर की थोड़ी है। कंप्यूटर ने तो जो डेटा उसको मिला उसका 100% सही रिजल्ट दिया, ठीक है, गलती हमारी है। लेकिन ये बात कंप्यूटर खुद नहीं कह सकता कि नहीं 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 आपको तो 2 लिखना चाहिए था, यहाँ पर आपने गलती से 3 लिख दिया, चलो इसको सही कर लो। कंप्यूटर ये बात कह नहीं सकता। क्यों नहीं कह सकता? क्योंकि कंप्यूटर में दिमाग नहीं। अगर कंप्यूटर में दिमाग होता तो वो जैसे हमने यहाँ पर 3 टाइप किया, जैसे ही हमने यहाँ पर 3 टाइप किया तो कंप्यूटर खुद बोल पड़ता नहीं 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 आपने 2 की जगह 3 लिख दिया, तो यहाँ पर हमें कितना लिखना था? 2। ये कंप्यूटर नहीं कह पा रहा है, कंप्यूटर नहीं कह पा रहा है, इसका मतलब यही हुआ कि कंप्यूटर में दिमाग नहीं। चलो इसी के साथ एक दूसरा एग्जाम्पल और मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, ये देखिए, मैं इसको पहले बंद कर देता हूँ और मैं यहाँ पर एक फ़ाइल बनाता हूँ, जो कि फ़ाइल जो है वो आपकी नोटपैड की फ़ाइल है। देखो नोटपैड की फ़ाइल मैंने यहाँ पर एक बनाई। इसका जो एक्सटेंशन है .txt है। मैं इस एक्सटेंशन को चेंज करता हूँ और चेंज करके मैं यहाँ पर mp3 लिख देता हूँ, ठीक है। अब मुझे बताएं mp3, अब बताएं ये किसकी फ़ाइल है? म्यूजिक की फ़ाइल है, क्योंकि ये म्यूजिक बनकर यहाँ पर आ रहा है। किसकी फ़ाइल है? म्यूजिक की। लेकिन क्या ये एक्चुअल में म्यूजिक की है? नहीं। एक्चुअल में किस चीज़ की फ़ाइल है? ये फ़ाइल तो नोटपैड की है। किसकी है? नोटपैड की। लेकिन ये इसे क्या ट्रीट कर रहा है कि ये म्यूजिक की फ़ाइल है, क्योंकि कंप्यूटर में दिमाग नहीं होता। कंप्यूटर तो कहता है कि मैं जो यहाँ पर एक्सटेंशन जो आपने लिखा है, जो एक्सटेंशन यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, मैं उसी को मद्देनज़र रखते हुए मैं बता रहा हूँ कि mp3 का सॉन्ग है, जबकि एक्चुअल में ये mp3 का सॉन्ग नहीं है। एक्चुअल में ये mp3 का सॉन्ग नहीं है। ये तो क्या है? एक नोटपैड की फ़ाइल। अगर मैं इस mp3 के सॉन्ग में खोलता हूँ तो प्ले नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये जो है mp3 की फ़ाइल है ही नहीं, क्योंकि ये कह रहा है योर इनपुट कैन नॉट बी ओपन्ड। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि ये तो नोटपैड की फ़ाइल है, ना कि mp3 की फ़ाइल। ये हमें पता है, कंप्यूटर को नहीं पता। कंप्यूटर तो कह रहा है ये म्यूजिक की फ़ाइल है, हम कह रहे हैं ये नोटपैड की फ़ाइल है। इसलिए हम कहते हैं कि हम में दिमाग है, हम कह पा रहे हैं कि नोटपैड की फ़ाइल है, लेकिन कंप्यूटर में दिमाग नहीं है, जिस कारण से ये इसको क्या कहता है कि ये म्यूजिक की फ़ाइल है। अगर मैं इसे txt कर दूंगा, अब ये कहेगा कि ये किसकी फ़ाइल है? नोटपैड की फ़ाइल है, और नोटपैड में ये ओपन हो जाएगा। तो यही फ़र्क होता है कि कंप्यूटर में खुद का दिमाग नहीं होता है। समझ गए? तो अभी जो मैंने आपको टोटल 11 क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर आपको कराए हैं, टोटल 11 क्वेश्चन। और ये असेसमेंट जो आपका होता है, असेसमेंट फर्स्ट जो है आपका, फर्स्ट असेसमेंट जो है, उसमें एक 11 क्वेश्चन में से 10 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, जो कि 2 मार्क्स का होता है। और आपको पता ही है असेसमेंट आपको करने होते हैं, और असेसमेंट जो आपके होते हैं वो आपके टोटल 30 मार्क्स के होते हैं, और टोटल 15 असेसमेंट आपको करने पड़ते हैं। एक असेसमेंट आपका 2 नंबर का होता है, और आपको 12 मार्क्स कम से कम आपको लाने होते हैं, जो कि 6 असेसमेंट आपको मिनिमम करने होते हैं, तब जाकर आप एग्ज़ाम में बैठ पाते हो। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास हम असेसमेंट सेकंड के लिए लेकर आएंगे। इसी प्रकार से जैसे हम असेसमेंट की 15 क्लासेस डाल देंगे, उसके बाद हम कंप्यूटर को डिटेल में पढ़ेंगे। और ये जो मैं क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ असेसमेंट के, ये सारे ही क्वेश्चन एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, जो कि आपका एग्ज़ाम जो है वो 25 सितंबर 2022 को होने वाला है। ठीक है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा, ये क्वेश्चन जो मैं आपको करा रहा हूँ असेसमेंट के, ये मैं आपको डिटेल में कराता हूँ। डिटेल में जब मैं आपको कराऊंगा तो इसी के साथ, यानी एक क्वेश्चन में आपके 4 ऑप्शन होते हैं, तो आप मान के चलिएगा कि एक क्वेश्चन जब आप पढ़ते हो तो आप 4 क्वेश्चन पढ़ रहे हो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, थैंक यू।